जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम मनीष मीना। फ्रेंड्स, अभी तक हमारी 8 से 9 डेली लाइव क्लासेस आ रही थी। क्या आ रही थी फ्रेंड्स? डेली लाइव क्लासेस आ रही थी। लेकिन आज मुझे वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा है, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क की वजह से। इसलिए फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों के लिए क्लासेस डेली आएगी, क्लासेस में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो पढ़ा था उसी चीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं, है ना फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि तुरंत आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत आप लोगों को सारी की सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति है, मैंने आप लोगों को बताया था बीजेपी के सांसद है। वो नहीं है, बीजेपी के सांसद। और हम क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश की 2 क्लासेस हो चुकी है। ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट 3 है। तो ये व्यक्ति कौन है दोस्तों? बीजेपी के सांसद है। कौन है? बीजेपी के सांसद है। बीजेपी के सांसद है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है किरेन रिजिजू। क्या नाम है? किरेन रिजिजू। और ये कहां से आते हैं दोस्तों? ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। एग्जाम में हमसे पूछेगा भारतीय जनता पार्टी के कौन से सांसद अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो कौन आते हैं? किरेन रिजिजू। फिर इसके बाद आप आगे मैंने आप लोगों को बताया था ये कौन है? कल ही बताया था मैंने। ये कौन है? अंकल मूसा। कौन है दोस्तों? अंकल मूसा। अरुणाचल प्रदेश में अंकल मूसा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सत्यनारायण मुड्यूल। कौन है दोस्तों? सत्यनारायण मुड्यूल। तो यहाँ तक की सारी बातें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाई थी। फिर इसके बाद ये कौन है दोस्तों? कल ही मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? अंशु जान सेनपा। कौन है दोस्तों? अंशु जान सेनपा। तो यहाँ तक की सारी बातें बहुत अच्छे से और डिटेल से मैंने आप लोगों को कल बताई थी। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को प्रमुख भाषाएं भी बता दी थी। सबसे जो राजकीय भाषा है अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है? अंग्रेजी। इसके अलावा हिंदी, असमिया, नेपाली, बांग्ला, नियांसी ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। फिर आदि, फिर मोनपा, मिश्मी, अपातानी और भोटी ये सारी की सारी अरुणाचल प्रदेश की क्या है दोस्तों? भाषाएं। और उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां भी कल मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की थी। इसमें डफरा, मिश्मी, आबोर, पटकाई ये चारों की चारों अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी है। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों के नाम पर ही इनका क्या नाम रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे अपातानी, आदि, मोनपा, न्यांसी, खामटेस, इसके बाद खम्बस, नोक्टेस और सेरडुक पेंस ये सारी की सारी क्या है यहाँ पे? जनजातियां हैं। तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर हमसे पूछेगा अपातानी जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। फिर अगला पूछेगा आदि जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो अरुणाचल प्रदेश से। तो ये सारी की सारी चीजें आप अच्छे से नोट करते चलिए सभी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के कुछ नृत्य यानी अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य जो लोकल में बहुत ज्यादा ही फेमस है और ये एग्जाम की क्या है? जान है। ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डामिंडा नृत्य। एग्जामिनर हमसे पूछेगा डामिंडा नृत्य किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। फिर अगला पूछेगा डामिंडा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? अपातानी जनजाति। अभी मैंने आप लोगों को बताई जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है उसी में से एक जनजाति है अपातानी जनजाति।
उसके द्वारा कौन सा किया जाता है? डामिंडा नृत्य किया जाता है। फिर लायन एंड पीक नृत्य यानी शेर और मयूर नृत्य। कौन सा दोस्तों? शेर और मयूर नृत्य। शेर और मयूर नृत्य ये भी किस राज्य का है? ये भी है अरुणाचल प्रदेश का। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मोनपा जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मोनपा जनजाति के द्वारा। फिर अगला पोंग नृत्य। अभी ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, पोंग नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो पोंग नृत्य किस भारतीय राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये भी मुख्य रूप से अपातानी जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। फ्रेंड्स, ये फसल के मौसम का जश्न है, यानी कि जब यहाँ पे फसल निकलती है तो जब फसल कटती है या उस फसल के जश्न में यहाँ पे जो डांस किया जाता है उस डांस का नाम क्या है? पोंग नृत्य। क्या दोस्तों? पोंग नृत्य। फिर इसी प्रकार यहाँ पे एक नृत्य है वांचो नृत्य। कौन सा? वांचो नृत्य। और ये कब किया जाता है? त्योहारों एवं समारोह पर। कब किया जाता है? त्योहारों एवं समारोह पर। फिर इसी बारडोछम नृत्य। बारडोछम नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इसे। अगर एग्जामिनर हमसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय नृत्य तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बारडोछम नृत्य। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राजकीय नृत्य। इस प्रकार हमने देखा अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? अंग्रेजी। फिर हमने देखा अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो क्या है? हार्नबिल। फिर मैंने आप लोगों को बताया था हार्नबिल एक उत्सव भी मनाया जाता है, जो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। फिर इसी प्रकार टापू नृत्य। टापू नृत्य भी कहाँ का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ और नृत्य है, जैसे ढुइया नृत्य। क्या है दोस्तों? ढुइया नृत्य ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिए। इसके बाद देखते हैं हम। फिर इसके बाद आता है रिखिमपाड़ा नृत्य। कौन सा आता है? रिखिमपाड़ा नृत्य। और रिखिमपाड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? न्यासी जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? रिखिमपाड़ा नृत्य। फ्रेंड्स, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था जो न्यासी भाषा है, ये न्यासी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। यानी सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में? न्यासी भाषा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी। तो इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर पोपी नृत्य। कौन सा नृत्य? पोपी नृत्य। पोपी नृत्य भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आदि जनजाति के द्वारा। पोपी नृत्य भी किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आदि जनजाति के द्वारा। फिर अगला पोनुग नृत्य। कौन सा? पोनुग नृत्य। और ये पोनुग नृत्य भी किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आदि जनजाति। अर्थात इनके ऊपर देखो ये जनजाति भी है, यही बोलियां बोली जाती है, लगभग सारी चीजें सेम है, केवल थोड़ा सा हम चीजों को गहराई से देखेंगे तो हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। फिर इसके बाद पासी पोंगकी नृत्य, ये भी किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आदि जनजाति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, तीन नृत्य मुख्य रूप से पोपे नृत्य, पोनुंग नृत्य और पासी पोंगकी नृत्य, ये तीनों के तीनों किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? आदि जनजाति के द्वारा। यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आई। फिर इसके बाद कुछ अन्य नृत्य यहाँ के, जैसे मुखोटा नृत्य। मुखोटा नृत्य भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। फिर इसके बाद युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य भी किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। फिर अजीलामो, क्या है दोस्तों? अजीलामो नृत्य भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का।
फिर छालो लोकू नृत्य, कौन सा? छालो लोकू नृत्य, ये भी किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो केवल कुछ नृत्यों के हमें नाम याद रखना है, किस राज्य के हैं, तो ये किस राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। तो सारे के सारे एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी तक तो हो गई नृत्य की बात, अब मैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव बताने वाला हूँ, यानी यहाँ के जो फेस्टिवल्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का लोसर। लोसर एक त्योहार है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सुनना दोस्तों, जो ये लोसर है, ये लोसर उत्सव, लोसर उत्सव जो तिब्बत है, इस तिब्बत का नव वर्ष है। ये तिब्बती लोगों का क्या है? नव वर्ष है। तिब्बती लोगों का नव वर्ष। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमसे पूछेगा तिब्बती लोगों का नव वर्ष कौन सा है? तो लोसर उत्सव, यानी जो तिब्बत के लोग हैं ये अपने नव वर्ष के दौरान कौन सा उत्सव करते हैं? लोसर उत्सव या लोसर त्योहार मनाते हैं। फिर उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में नृत्य या उत्सव, सॉरी, यह उत्सव किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मोनपा समुदाय के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? मोनपा समुदाय के द्वारा। फिर इसी प्रकार मापिन और सोलगु नृत्य, मापिन और सोलंगु नृत्य, ये किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? आदिस समुदाय, यानी यहाँ पे आदिस बोली भी बोली जाती है और आदिस समुदाय की। तो उस आदिस समुदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है? मापिन और सोलगु नृत्य। फिर फ्रेंड्स इसके बाद सी दोनाई नृत्य, सी दोनाई उत्सव, सी दोनाई उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में ही ये भी किया जाता है ना? अरुणाचल प्रदेश में ही किया जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद डी या ट्री, डी या ट्री दोनों एक ही है, केवल कुछ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है ना। ये भी अपातानी समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अपातानी समुदाय। तो अपातानी समुदाय का नाम बार बार आ रहा है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट। मोनपा समुदाय का नाम भी बार बार आ रहा है ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर रेह उत्सव, रेह उत्सव और इदु उत्सव, रेह उत्सव और इदु उत्सव यहाँ के मिश्मी समुदाय के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? मिश्मी समुदाय के द्वारा। फिर अगला है न्योकुम, न्योकुम उत्सव, ये भी किसके द्वारा? ये निसिंग समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निसिंग समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ और उत्सव है, केवल उनके नाम बता देता हूं मैं। जैसे मोपिन उत्सव हो गया, तमनाडु उत्सव हो गया, बोरी उत्सव हो गया, बूर उत्सव हो गया, मोल उत्सव हो गया। फिर फ्रेंड्स अभी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछा गया था ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी की बातों का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? नंबर 1 लोसर हो गया। फिर इसके बाद डी या ट्री हो गया। फिर कौन हो गया दोस्तों? रेह उत्सव हो गया। फिर कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव हो गया। फिर इसके बाद कौन सा हो गया दोस्तों? तमलाडू उत्सव हो गया। तो ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सव है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये है लोसर उत्सव। ये जो चित्र है लोसर उत्सव के लोग
लोसर उत्सव में लोग कैसे इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। लोसर उत्सव में इस प्रकार के यहाँ के क्या लोग वस्त्र पहनते हैं। और अभी मैंने बताया ये क्या है, तिब्बती नववर्ष। क्या है, तिब्बती नववर्ष। तो यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से चमक गई। फ्रेंड्स सारी की सारी बातें आप लोग कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। क्योंकि आप लोग जब लाइव तो चैट हम कहीं किसी की देख पाते हैं या नहीं देख पाते, लेकिन बाद में जो कमेंट्स करते हो मैं सबकी रीड करता हूँ और सबकी देखता हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये यहाँ का ट्री उत्सव, यानी जो ट्री या ड्री, देखो इस उत्सव में ये लड़कियां कुछ ऐसे डांस कर रही है। ये सभी ने एक जैसे वस्त्र पहन लिए और क्या कर रही है, ये कुछ डांस कर रही है, ये सभी की सभी। तो ये जो उत्सव है ये कौन सा उत्सव है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का ट्री, या इसी को क्या कहते हैं, दी। तो ये कहाँ का उत्सव है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्सव है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की कृषि पर। आखिर अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से तो क्या कौन सी कृषि की जाती है, झूम खेती की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, झूम खेती। अब आप बोलोगे सर झूम खेती का मतलब क्या, अर्थात यहाँ के जो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं जनजाति लोग हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जंगल वाला, पहाड़ी वाला या पर्वतीय वाला क्षेत्र है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग एक भूमि, जैसे ये भूमि का टुकड़ा है, इस भूमि के टुकड़े पर कुछ समय के लिए तो क्या करते हैं, कृषि करते हैं। फिर इस भूमि के टुकड़े को छोड़कर कहीं दूसरे भूमि के टुकड़े पर कृषि करने लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। यानी स्थानांतरण यानी परिवर्तन कर लिया कृषि का यानी स्थान का, तो इसे कहते हैं झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। झूम खेती या स्थानांतरण कृषि। तो अरुणाचल प्रदेश के लोग भी मुख्य रूप से कौन सी कृषि करते हैं, झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। अब अरुणाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें, इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों, चावल। यानी अरुणाचल प्रदेश की आधी से ज्यादा जनसंख्या मुख्य रूप से कौन सी फसल का उपभोग करती है या उत्पादन करती है, तो किसका करती है, चावल का। किसका करती है दोस्तों, चावल का। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे मुख्य या सबसे जरूरी फसल कौन सी है, चावल। इसके अलावा भी यहाँ पे और फसलें होती है, जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन, ये भी यहाँ की अन्य फसलें। लेकिन आप लोगों को चावल बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ नगदी और बागवानी फसलें भी की जाती है। नगदी यानी ऐसी फसलें जिन्हें तुरंत बेच के पैसा प्राप्त हो, क्या, जैसे तरबूज हो गया, सेमफल हो गया, यानी ऐसी फसलें जिन्हें हम तुरंत मार्केट में बेच के क्या प्राप्त कर सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। इसमें कौन कौन सी है मुख्य रूप से, आलू, सेब, संतरे, अनानास, यानी ये सारी की सारी चारों मुख्य रूप से। फ्रेंड्स सेब और संतरे ये भी कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में इनकी भी क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जीआई टैग बताता हूं मैं अब आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश के कुछ जीआई टैग यानी मुख्य रूप से कृषि के कुछ जीआई टैग। सर जीआई टैग क्या होता है, फ्रेंड सुनना, जीआई टैग यानी किसी विशेष स्थान के लिए, किसी विशेष स्थान के लिए, किसी विशेष स्थान के लिए किसी विशेष चीज को दिया जाता है, किसी विशेष स्थान के लिए किसी विशेष वस्तु को दिया जाता है, ताकि उस वस्तु का कोई दूसरा व्यक्ति दुरुपयोग ना करे या दुर्व्यापार ना करे। क्योंकि इस जीआई टैग से ये पता चलता है कि ये जो वस्तु जहाँ जिस स्थान की है
उस स्थान पे ही इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यानी जो विविधता है उस क्षेत्र में उस वस्तु की पाई जाती है। तो फ्रेंड, इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। इसने एक समझौता किया था और उसका नाम था ट्रिप्स समझौता। क्या नाम था दोस्तों, ट्रिप्स समझौता। और इस ट्रिप्स समझौते के तहत पूरे विश्व में क्या दिए जाते हैं, यानी वस्तुओं को एक तरीके से पेटेंट दिया जाता है, यानी कोई किसी वस्तुओं का चोरी या दुर्व्यापार ना करे। तो इसके द्वारा एक ट्रिप्स समझौता हुआ था और इस ट्रिप्स समझौते पे कहीं ना कहीं भारत ने भी क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो इसीलिए भारत ने जीआई टैग से संबंधित एक कानून बनाया, एक एक्ट बनाया। और कब बनाया, 1999 में, 1999 में बनाया। और ये कानून कब लागू हुआ हमारे देश में, ये कानून लागू हुआ दोस्तों 2003 में। कब लागू हुआ, 2003 में। और अगर एग्जामिनर हमसे पूछे भारत का प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया था, तो भारत का प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया था वो क्या था दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय। क्या था, दार्जिलिंग की चाय। और ये किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। कब दिया था, 2004 में। तो कंफ्यूजन मत करना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रिप्स समझौता अपनाया था जिसपे भारत ने भी क्या करे थे, साइन करे थे। इसलिए भारत ने एक कानून बनाया 1999 में, जो कब लागू हुआ, 2003 में। फिर उसी कानून के तहत 2004 में भारत के प्रथम वस्तु को क्या दिया था, जीआई टैग। तो ठीक उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में कुछ वस्तु है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ वस्तु हैं, उन्हें क्या दिया है, जीआई टैग। अब वो देखते हैं हम कौन कौन सी वस्तु हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से अरुणाचल ऑरेंज, यानी अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल ऑरेंज को क्या दिया गया है, जीआई टैग। क्या दिया गया है, जीआई टैग। सर ऑरेंज यानी जो संतरा है, अरुणाचल प्रदेश का जो संतरा है उसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। फ्रेंड्स, एग्जामिनर हमसे पूछेगा अरुणाचल ऑरेंज को क्या दिया गया है, यानी किस राज्य के अरुणाचल ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य को, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, नाम से लग रहा है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम क्या है, वाक्रो संतरा। क्या नाम है, वाक्रो संतरा। तो एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य के वाक्रो संतरा को जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य के, अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल ऑरेंज दे तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर हमें फंसाने के लिए उसका दूसरा नाम देगा, और क्या देगा, वाक्रो संतरा। और ये कहाँ का जीआई टैग है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ तक कि सारी की सारी बातें आई समझ में, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, इसी तरह यहाँ की इडू मिश्मी, जो यहाँ की इडू मिश्मी है, हस्तशिल्प, यानी हाथों से बनाई गई वस्तु को क्या कहते हैं, हस्तशिल्प। यानी यहाँ की हाथों से बनाई गई वस्तु यानी जो हस्तशिल्प है, और वो क्या है, इडू मिश्मी, उसे भी क्या दिया गया है, जीआई टैग। अब आप बोलोगे सर ये इडू मिश्मी क्या है, यानी अरुणाचल प्रदेश के जो जनजाति लोग हैं, कुछ जिस प्रकार वस्त्र पहनते हैं, यानी जो उन्होंने हाथों से बनाए। अभी मैं आप लोगों को अच्छे से फोटो में भी बताने वाला हूँ, है ना दोस्तों। तो इसको हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है अरुणाचल प्रदेश के वाक्रो संतरा। क्या है, अरुणाचल प्रदेश के वाक्रो संतरा। देखो फ्रेंड्स, कितने शानदार और गजब है। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है इन संतरों को देखकर, अगर आता हो ना तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताना कि सर हमारे मुंह में आपके संतरों को देखकर पानी आया था, है ना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये है इडू मिश्मी। ये जो इनने पहन रखी है इसे क्या कहते हैं,
इडु मिश्मी, ये है अरुणाचल प्रदेश की इडु मिश्मी, ये जो अपने हाथों से इन लोगों ने बना के पहनी है ना दोस्तों। ये क्या है, इडु मिश्मी यानी हस्तशिल्प, हाथों से बनाई हुई वस्तु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अरुणाचल प्रदेश की वनस्पति, यानी अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य रूप से वनस्पतियां पाई जाती हैं या क्या क्या चीजें हैं। सुना दोस्तों, वन क्षेत्र में, किसमें, वन क्षेत्र में, अर्थात ये जो भारत है हमारा, ये जो भारत में ये जो अरुणाचल प्रदेश है, वन क्षेत्र में किस नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे। एग्जाम में हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है। तो किस राज्य में दोस्तों, मध्य प्रदेश या एमपी में। भारत में सबसे ज्यादा जो वन है या वन क्षेत्र है वो किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का। ठीक उसी प्रकार वो दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। तो एग्जाम में हमसे सीधा सीधा पूछेगा, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका है, मध्य प्रदेश का। फिर मध्य प्रदेश के बाद किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, यानी सेकेंड नंबर पर। फिर फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए वन क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी जो उत्तर पूर्व के राज्य, उनमें अरुणाचल प्रदेश का स्थान कैसा है, फर्स्ट या प्रथम। क्योंकि पूरे भारत में जब सेकेंड है तो पूर्वोत्तर में, यानी जो सेवन सिस्टर्स है और उसमें एक सिक्किम भी आ गया, 8 ग्रुप वाले जो राज्य है, उनमें मुख्य रूप से प्रथम स्थान किसका है वन क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश का। फ्रेंड्स, इसके बाद सुना, जो अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग है, यानी ये जो अरुणाचल प्रदेश है और इसका ये जो उत्तरी भाग है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति। कौन सी वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति। अब आप बोलोगे सर ये टुंड्रा वनस्पति क्या होता है, तो सुनना दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या, हिमालय की क्या है, रेंज है, और हिमालय की रेंज है तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत या पहाड़ियां हैं, क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत या पठार है। तो इन पठारों पे क्या है, बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है, बर्फ। यानी इन पठारों के ऊपर जो बर्फ है उसमें जो वनस्पति मुख्य रूप से होती है, उसी वनस्पति को क्या कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति। क्या कहते हैं दोस्तों, टुंड्रा वनस्पति। अब इसमें टुंड्रा वनस्पति के कुछ उदाहरण अगर आप लोगों से पूछ ले जाए तो कौन कौन से वृक्ष हैं, देवदार का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष, या इसे ही क्या कहते हैं, पाइन। फिर अगला सिल्वर फर, और फिर रोडोडेंड्रॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये सारे के सारे वृक्ष क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी जो टुंड्रा वनस्पति है, उस टुंड्रा वनस्पति में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो कौन कौन से, देवदार, चीड़, इसी को क्या कहते हैं, पाइन। फिर सिल्वर फर और रोडोडेंड्रॉन, ये मुख्य रूप से इस टुंड्रा वनस्पति में आते हैं। अर्थात जो पर्वत है, इस पर्वत पे, ये जैसे ये पर्वत हो गया, अब इस पर्वत पे कुछ ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है कहीं ना कहीं वही कैसे है, टुंड्रा वनस्पति। यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आई। इसके बाद में आगे आपको बताता हूँ। सुनना दोस्तों, इसी के बाद आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में, जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में हमने देखा कौन सी वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति, उसी प्रकार यहाँ के दक्षिणी भाग में, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सी वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी वर्षा होती है, लगभग यहाँ पे साल भर कितनी, 2000 मिलीमीटर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। 2000 के समथिंग यहाँ पे क्या मिलीमीटर में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो इसके जो दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, अर्थात ऐसे वृक्ष जो साल भर रहते हैं ना, जो साल भर क्या देते हैं, फल देते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से,
इसमें अरुणाचल प्रदेश में गन्ना हो गया, केला हो गया, बांस और बेत के वृक्ष। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बांस और बेत के वृक्ष मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में? तो किस भारतीय राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ तक की सारी बातें आई आप लोगों को समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो पढ़ा, अब थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में भी क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सुनो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की कुछ राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी है? नंबर 1 भाजपा। और मैंने आप लोगों को बताया है कि भाजपा से जो किरण रिजिजू यहाँ से क्या है, सांसद है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से कितनी पार्टी है? 5। उसमें सेकंड कौन सी है? अरुणाचल कांग्रेस। एक तो भाजपा हो गई यानी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, दूसरी कौन सी है? अरुणाचल कांग्रेस। फिर इसी के बाद तीसरी कौन सी है दोस्तों? डबल हो गया है ना। इसके बाद है कांग्रेस दोलो। कौन सी है दोस्तों? कांग्रेस दोलो। फिर इसके बाद पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। तो ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है? राजनीतिक पार्टियां। क्या है दोस्तों? राजनीतिक पार्टियां। फिर इसे कर लेना मेईते। क्या आ जाएगा? मेईते। केवल थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां? एक तो भाजपा हो गई, दूसरा अरुणाचल कांग्रेस हो गई। कौन सी? अरुणाचल कांग्रेस। तीसरी अरुणाचल कांग्रेस, लेकिन किस नाम की है? मेईते। मेईते अरुणाचल कांग्रेस। फिर दोलो कांग्रेस। कौन सी? दोलो कांग्रेस। और लास्ट में कौन सी है? पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में आते हैं। अब आप लोगों की सरकारी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई और आपकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हो गई, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी चीजें। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश पूरा ही क्या है, पर्वतीय, अच्छे अच्छे पहाड़, बहुत शानदार शानदार चीजें, लेकिन कुछ घूमने लायक वो जो बहुत शानदार जगह है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना दोस्तों। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कौन कौन अरुणाचल प्रदेश के लिए जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सुनना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है यहाँ की जीरो घाटी। सर जीरो, अब तो अरुणाचल प्रदेश घुमाने ले जा रहे थे और जीरो दे दिया। फ्रेंड्स, ये जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध घाटी है। अक्सर एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है? कश्मीर घाटी। क्या पूछता है? कश्मीर घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हम उत्तर में क्या देते हैं? कश्मीर घाटी किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में। उसी प्रकार एग्जामिनर हमसे पूछेगा जीरो घाटी भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? आपातानी जनजाति। यानी आपातानी जनजाति का जो मुख्य रूप से निवास है वो किस घाटी में निवास करती है? जीरो घाटी में। फिर फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक किला है। क्या किला है? ईटा किला। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे ईटा किला कहाँ पे है, तो ईटानगर। और किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, ये लगभग 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश का जो ईटा का किला है ये कब बनाया गया था? 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो ये जितारी वंश के शासकों ने बनवाया था। किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जितारी वंश के शासकों ने बनवाया था। फिर फ्रेंड्स, और बताता हूं मैं आप लोगों को, जिस प्रकार ईटानगर में एक तो ईटा किला हो गया, फिर यहाँ पे एक पौराणिक गंगा झील भी है।
अब गंगा झील का मतलब उत्तराखंड पे मत पहुंच जाना, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। यानी गंगा झील भारत के किस राज्य में, तो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रसिद्ध गंगा झील है दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे की कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसी ईटानगर में एक बौद्ध मंदिर है, इसी ईटानगर में दोस्तों एक बौद्ध मंदिर है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था दलाई लामा भी इस बौद्ध मंदिर में एक दो बार आए थे। यानी यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं इसकी सैर के घूमने के लिए आए थे। साथ ही इस बौद्ध मंदिर में एक संग्रहालय है, इस बौद्ध मंदिर में एक संग्रहालय, और उस संग्रहालय का नाम क्या है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में कौन सा संग्रहालय है, तो कौन सा संग्रहालय, जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ तक की सारी बातें आई समझ में। फिर इसी ईटानगर में एक परशुराम कुंड भी है, इसी ईटानगर में एक परशुराम कुंड भी है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि भगवान परशुराम की तपस्वी स्थली कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कहाँ पे तपस्या की थी, अरुणाचल प्रदेश में। कहा जाता है कि अपने पिता के कहने पर अपनी माँ की क्या कर दी थी, हत्या। तो उसी बात के दुख या अफसोस या पश्चाताप करने के लिए जिस कुंड में इन्होंने तपस्या की थी उस कुंड का नाम क्या है, परशुराम कुंड। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी की सारी बातों का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये देखो अरुणाचल प्रदेश की कुछ ईटानगर की तस्वीरें, कितना शानदार नजारा है। मतलब देख के ही लगता है कि हमें अरुणाचल प्रदेश घूमना चाहिए। मतलब भारत के पूर्वोत्तर राज्य वास्तव में समृद्ध है विविधता में, है ना। ये कितना शानदार नजारा है, कितने शानदार यहाँ पे बादल है, कितने यहाँ पे देखो ये फूल, आर्किड का स्वर्ग अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। ये कितना प्यारा सुंदर नजारा है। तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना किस किस को अरुणाचल प्रदेश घूमना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये क्या है, ईटानगर का किला। क्या है दोस्तों, ईटानगर का किला। फ्रेंड्स अब ये केवल खंडर के रूप में है क्योंकि 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। और आज कौन सी, 21वीं शताब्दी, लगभग 700 साल आज भी उसके कुछ अवशेष है। हमारे लिए यही जानना बहुत बहुत अच्छी, या हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज भी उस वंश के शासकों ने जो किले बनाए थे लगभग 700 साल बाद भी उसके क्या है यहाँ पर अवशेष है। तो यहाँ तक की सारी बातें आई अच्छे से दोस्तों समझ में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये ये अरुणाचल प्रदेश की झीलें, कौन सी झीलें, गंगा झील। उत्तराखंड पे मत पहुंच जाना दोस्तों, क्योंकि जो गंगा झील है किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ईटानगर में है ना। फिर यहाँ पे और पर्यटक स्थल में क्या क्या है सुनना। एक स्थान का नाम है तवांग। जिस प्रकार हमने अभी ईटानगर एक स्थान देखा उसी प्रकार यहाँ पे एक स्थान का नाम है क्या, तवांग। और इस तवांग में एक मठ है और उस मठ का नाम क्या है, तवांग मठ। क्या है दोस्तों, तवांग मठ। फ्रेंड्स ये जो तवांग मठ है, ये जो तवांग मठ है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये जो तवांग है दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, तवांग मठ। कौन सा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ। तो सर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा दोस्तों, इसका नाम है लहासा मठ। कहाँ पे दोस्तों, लहासा मठ। और ये कहाँ पर है, तिब्बत में। कहाँ पर है दोस्तों, तिब्बत में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है, लहासा मठ। और ये लहासा मठ कहाँ पर है, तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी लहासा में ही जो मठ है उस मठ का नाम क्या है, लहासा मठ। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम देख लेते हैं एक बार।
विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? लहासा मठ। फिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तवांग मठ। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा हो गया? तवांग मठ। ठीक है दोस्तों। फिर इसी तवांग मठ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? गोल्डन नाम नामयाल लाहसे मठ। ये क्या है? इसका नाम है ना, एक अन्य नाम है इसका। फिर इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है, जिस प्रकार ईटानगर स्थान है, जिस प्रकार तवांग स्थान है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक और स्थान है जिसका नाम क्या है? रोइंग। क्या है दोस्तों? रोइंग। और इस रोइंग में कौन कौन सी झील है? सेली झील, मेहाओ झील, फिर मेहाओ वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी ये जो रोइंग यहाँ का शहर है, इसमें कुछ घूमने के लिए कुछ चीजें हैं। कौन कौन सी देखने के लिए अच्छे यहाँ पे? सेली झील। तो एग्जाम में पूछेगा सेली झील किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है? रोइंग में। कहाँ पर है? रोइंग में। फिर मेहाओ झील, ये मेहाओ झील किस वन्य जीव अभ्यारण्य में? मेहाओ वन्य जीव अभ्यारण्य में। कल मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, हाथी रिजर्व और साथ ही बाघ रिजर्व में टाइगर रिजर्व सब बहुत अच्छे से बताया। तो इस वीडियो के पहले वो भी देख लेना, तो आपको हर डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड इसी प्रकार यहाँ एक स्थान है पासीघाट। अरुणाचल प्रदेश में अगर हमें प्रवेश करना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर भारत के हैं, ये इस भारत के मध्य वाले भारत वाले क्षेत्र से, तो यहाँ कौन सा है? असम। और असम के बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो हमें दक्षिण भारत या पश्चिम भारत या मध्य भारत से अरुणाचल प्रदेश आना है। तो हमें अरुणाचल में प्रवेश करने के लिए किस स्थान से जाना होगा? पासीघाट से। किस स्थान से जाना होगा? पासीघाट से। अर्थात अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार। अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? पासी घाट को कहते हैं। किसे कहते हैं? पासी घाट को कहते हैं, है ना दोस्तों। इसके अलावा भी यहाँ पे कौन कौन से स्थान है घूमने के? आलोंग। कौन सा? आलोंग। साथ ही हालक पोंग, ये भी यहाँ के कुछ क्या है? प्रसिद्ध घूमने के स्थान है। यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से आई समझ में? क्या क्या याद रख लेना दोस्तों, ये बिल्कुल याद रख लेना है ना, जितना मैंने बताया। तवांग मठ हो गया, फिर इसके बाद ये रोइंग वाला हो गया, पासीघाट क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का क्या है? प्रवेश द्वार है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करो? नोट कर लीजिए, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आप लोगों को कुछ चीजें और बताता हूँ। फ्रेंड्स ये देखना, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ। कितना शानदार, पूरी तरीके से गोल्डन मठ की तरह लग रहा है। जिस प्रकार अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, देखो बिल्कुल उसी की तर्ज पे है, कहीं ना कहीं उसी की तरह शानदार ये तवांग मठ। क्या है दोस्तों? तवांग मठ। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ और भारत का सबसे बड़ा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, कहीं ना कहीं तवांग मठ के ही क्या है, ये कुछ हिस्से के फोटोज है। तवांग मठ के ही क्या है? तवांग मठ। तवांग मठ, ठीक है दोस्तों, तवांग मठ। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी शानदार पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश की, कितनी शानदार। और उस पहाड़ियों पे कौन सा मठ बसा है? तवांग मठ। कितने शानदार शानदार बादल दिख रहे हैं, हरे नीले पीले सभी तरीके। इसके बाद हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स ये है पासीघाट। ये क्या है? पासीघाट। और इसे अरुणाचल प्रदेश का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं इसे? अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार। फ्रेंड जल्दी से यहाँ तक की सारी चीजें आई आप लोगों को समझ में? इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
उगते हुए सूर्य की भूमि अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद का जो पार्ट बाकी है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है दोस्तों। हर चीज मैंने अरुणाचल प्रदेश को, हर एक चीज आपको कहीं किसी भी तरीके से भटकने की जरूरत नहीं है। केवल आपको सिंह मैथमेटिक्स पे जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो क्लासेस है, केवल उसको देखने की जरूरत है। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना